हेलो बच्चों, आज अपना पैराबोला का 9th क्लास है। लास्ट वाला जब क्लास में लिया था 8th क्लास, तो उसमें मैं क्लास में बोल दिया था कि ये अपना 7th क्लास है, बट थंबनेल में एपिसोड 8 मेंशन होगा, तो वो अपना 8वां क्लास ही था और अपना 9th क्लास है। आप थंबनेल में देख लेना, उसमें एपिसोड 8 लिखा हुआ होगा और आज अपना एपिसोड 9th है। ओके, नाउ तो आज देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में समझाए थे कि हम लोग लास्ट क्लास में बेसिकली मीन क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोकल कॉर्ड। उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग प्रूफ किए थे। एक और प्रॉपर्टीज़ मैं बोला था आप लोगों की अगले क्लास में समझाएंगे, उनके डेरिवेशन को भी समझाएंगे। तो पहले अभी हम लोग वही करेंगे। एक बार क्या करते हैं कि फोकल कॉर्ड के सारे प्रॉपर्टीज़ को ना रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टीज़ क्या था फोकल कॉर्ड का, कि अच्छा फोकल कॉर्ड क्या होता है, पैराबोला का कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी कहता था कि कोई भी फोकल कॉर्ड अगर एक एंड उसका, जैसे मान लो लेट से मैं पैराबोला ले रहा हूँ y² = 4ax ले रहा हूँ, तो अगर एक एंड इसका क्या है 280² 280 है, आर्बिट्री कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। और तो दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a/t² -2a/t, ठीक है ना। अगर इसका पैरामीटर t1 है इस पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पैरामीटर t2 होता था, तो t1 × t2 क्या होता था, -1 के इक्वल होता था, है ना। ये पहला वाला प्रॉपर्टी देखे थे। दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या देखे थे, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, a × t + 1/t का होल स्क्वायर। इन दोनों को प्रूव भी किए थे। थर्ड प्रॉपर्टी भी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड था, वो क्या था 4a cos² थीटा था। थर्ड प्रॉपर्टी अपना था, जब मुझे फोकल कॉर्ड का पता हो कि फोकल कॉर्ड एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अगर थीटा एंगल बना रहा होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का 4a cos² थीटा। ये हम लोग थर्ड में पढ़े थे, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे कि फोकल कॉर्ड जो होता है सेमी लेटस रेक्टम, जैसे ये फोकल कॉर्ड था सेमी लेटस रेक्टम क्या होता है, जैसे मान लो ये एफ है अपना और ये अपना लेट से ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए एफ और एफ बी का सेमी लेटस रेक्टम क्या होता था, हार्मोनिक मीन होता था। ये हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4th में पढ़े थे। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 भी इंपॉर्टेंट था, उनको अभी आज भी मैं डिराइव नहीं करूँगा, उसको बस आपको समझ के रख लेना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता था कि कोई भी फोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, अगर मान लो मैं फोकल कॉर्ड बनाया और उस फोकल कॉर्ड का ये फोकल लेंथ, अगर मैं फोकल लेंथ को डायमीटर बना के एक सर्कल बनाऊं तो वो टीवी को टच करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। और लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या था कि अगर फोकल कॉर्ड के कंप्लीट फोकल कॉर्ड को अगर मैं डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाऊं तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। आ रही है बात समझ में, ये था। तो अभी मैं सबसे पहले क्या समझाऊंगा, ये जो डेरिवेशन कैसे आया ये अपन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड पे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। जैसे सर्कल में भी सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल में भी पढ़े थे लाइन एंड सर्कल। क्या उसमें पढ़े थे कि कोई भी सर्कल और मतलब लाइन को कब टच करेगा, या कोई लाइन सर्कल पे कब टेंजेंट होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ड्रॉ किए थे। सिमिलरली यहाँ भी पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आपको मैं एक रफ आइडिया दे दिया हूँ कि इस क्लास में भी हम करने के क्या वाले हैं। इसको लिखना नहीं है, इसको मैं रफ करता हूँ और इसका डेरिवेशन करके सिखाता हूँ कैसे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाला डेरिवेशन मैं करके रख लिया हूँ, देखो कैसे किए हुए हैं। एक पैराबोला लिए, पैराबोला क्या है y² = 4ax लिए, ये वाला कोऑर्डिनेट at² 280 होगा, ये वाला एंड पॉइंट फोकल कॉर्ड का, तो ये वाला क्या होगा a/t² -2a/t। समझ चुके हैं कैसे होगा ये। और फोकस अपना f और फोकस क्या है a, 0 है। तो AB का स्लोप क्या होगा, AB का स्लोप क्या होगा y1 - y2 अपॉन x1 - x2। किसी भी लाइन पे हम लोग पढ़े हुए हैं ना, किसी भी लाइन पे अगर पॉइंट होता है x1 y1 और x2 y2 तो उनका स्लोप कैसे निकालते हैं, y1 - y2 अपॉन x1 - x2, या क्या लिख सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दोनों लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे y1 - y2 किए तो नीचे x1 - x2 करना है। ये नहीं कि न्यूमेरेटर में y1 - y2 कर दो और डिनोमिनेटर में x2 - x1 करो। इस कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं तो इसी कोऑर्डिनेट के y में y2 माइनस करना है और फिर x1 में x2 करना है, ठीक है। ये करते हैं, तो यही वाला कंसेप्ट मैं यहाँ लगाया हूँ, y1 - y2 अपॉन x1 - x2। देखो तो y1 280 है और माइनस y2 क्या है, -2a/t है।
तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, अप्लाई कर दिए। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ से डिनोमिनेटर से ए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए, और फिर न्यूमेरेटर में नेक्स्ट स्टेप में 2a कॉमन आ रहा था तो 2a कॉमन ले लिए। फिर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, सॉरी आइडेंटिटी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्या किए, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिए। तो आप देखिए प्लस प्लस वाला कैंसिल आउट हो गया और तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया, 2/t प्लस हाफ ऑफ t माइनस 1/t। ठीक है, ये आ गया। अब आपको लग रहा होगा सर हम लोग तो लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं ना, हम लोग तो लेंथ ऑफ ए बी निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल रहे हैं, तो ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ना, इस डेरिवेशन कर रहे हैं तो स्लोप आ गया। तो एक बात बताओ, स्लोप का क्या मतलब होता है, tan थीटा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2/t माइनस 1/t आ गई। इसको लिखो, फिर मैं रफ करके समझाता, चलो यहाँ पे अपने पास जगह है, यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा हूँ, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर चला जाएगा और tan थीटा अपॉन में आ जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, t माइनस 1/t इक्वल टू 2/tan थीटा। और 2/tan थीटा को क्या बोल सकते हैं, 2 cot थीटा बोल सकते हैं ना, 1/tan तो cot होता है, तो ये cot थीटा हो गया। तो ये वाला आया समझ में, ये स्टेप। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए फिर आगे बताते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो हो गया वहाँ तक। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग जो सेकेंड नंबर में ड्रॉ किए हैं डेरिवेशन, क्या ड्रॉ किए हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ ए बी क्या ड्रॉ किए हुए हैं, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, ये लगा दिया। अब सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा ना चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे कि देखो अपने को ना एक फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अच्छा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर को, a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में, तो देखो, और मैं प्लस 4ab कर दूं तो क्या ये सही चीज़, ये लिखा हूँ सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, चलो चेक करते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देगा, और ये क्या देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देगा, और मैं प्लस में 4ab रखा हूँ तो माइनस 2ab और प्लस 4ab क्या दे देगा, प्लस 2ab दे देगा। तो देखो दोनों सेम ही तो आ रहा है, दोनों टर्म सेम आ रहा है। तो इसका मतलब मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। या अगर मेरे को लिखना होता a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में, तो मैं लिखता a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, तो ये वाला जो लिखा हूँ ये बॉक्स में, यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो देखो, तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, देखिए ये a है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, t को a मान लो, 1/2 को t को b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अंदर में, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4a तो t है इंटू b क्या है 1/t है। आई बात समझ में, चलिए इसको लिखिए। तो ये देखो, ये t और ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, a इंटू टी माइनस 1/t कुछ फाइंड आउट किए हुए हैं क्या, देखो तो t माइनस 1/t 2 cot थीटा फाइंड आउट किए, तो लिख दो वहाँ पे 2 cot थीटा, बट उनका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। आई बात समझ में, तो ये हो गया a इंटू 2 cot थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 cot स्क्वायर थीटा होगा, 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ गया अपना 4, क्या बच रहा है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंदर रहेगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 4a cosec स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, यही तो अपना लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड था, यही तो फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ए बी, है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद एक नोट करके कुछ यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, इसको पहले लिखो फिर वो मैं लिखाता हूँ।
देखो यहाँ से अपना लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या आया हुआ था, 4a cosec स्क्वायर थीटा। ये 4a cosec स्क्वायर थीटा में 4a क्या होता है, 4a तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है ना, ठीक है, आ रहा है समझ में। 4a क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। तो देखो यहाँ से क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक मिनट देखो, इसको लिखना है, अभी मत लिखिएगा, ये लिखना है अभी, पहले समझ लो फिर लिखना। होता क्या था, अपना लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अभी क्या निकाले हैं, 4a cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सुनो, किसी भी पॉजिटिव नंबर में या किसी नंबर में अगर हम कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करती है। जैसे लेट से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो 4a में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो ये और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है। मान लो ये पॉजिटिव नंबर, ये 4a भी पॉजिटिव है और ये जो ब्रैकेट में हम जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी पॉजिटिव है, तो ये और बढ़ जाएगा, ये टोटल क्वांटिटी और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर आप किसी भी पॉजिटिव में मान लो 1 से 0 से लेकर 1 तक कोई चीज़ मल्टीप्लाई करोगे 1 से छोटा, तो वो और कम हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 3 है, 3 में मैं 1 से कम मान लो हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 3/2। मतलब देखो 3/2 का मतलब होता है डेढ़, हाफ, 1.5, ठीक है ना, 1.5 हो गया। और देखो ये 3 था तो ये और कम ही हो गया ना। मैं निगेटिव में बात नहीं कर रहा हूँ, निगेटिव में तो जैसे कोई निगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो वो और निगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों cosec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो देखो 4a है, cosec स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव ही है, तो cosec स्क्वायर थीटा अगर 1 से ज़्यादा होगा तो 4a को और ज़्यादा कर देगा, और 1 से कम होगा तो और कम कर देगा। अच्छा, 1 से कम का एक से ज़्यादा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 1 से ज़्यादा, मान लो लेट से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, तो 3 2 तो 6 हो जाएगा। तो देखिए ये और बढ़ गया, इस केस में कम हो गया। तो किसी भी नंबर में, जैसे पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई नंबर 0 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करोगे तो वो और कम हो जाता है, और 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे तो वो बढ़ जाता है। बट देखो ये जो cosec थीटा की वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करके समझाऊँ आप लोगों को, तो जैसे ये देखो -∞ प्लस इन्फिनिटी है, cosec थीटा की वैल्यू कहाँ तक होती है, -∞ से चलती है और -1 तक होती है। फिर -1 भी इंक्लूड कर, सॉरी +1 इंक्लूड करना और इन्फिनिटी तक होता है। तो cosec थीटा का वैल्यू -2, -3, -4, -5/4 ये सब हो सकता है, बट -1 से लेकर 1 के बीच नहीं हो सकता है। -1 और 1 के बीच नहीं हो सकता है, मतलब 0 से 1 के बीच भी नहीं हो सकता है। तो cosec थीटा कभी भी 1 से छोटा नहीं आएगा, यहाँ पे कभी नहीं आता है cosec थीटा की वैल्यू 1 से छोटा। मतलब मैं यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा होगा तो वो कभी भी 1 से कम नहीं आएगा, है ना, हमेशा ज़्यादा ही आएगा। तो cosec स्क्वायर थीटा जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4a में 1 से ज़्यादा ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 4a को वो और बढ़ा देगा, है ना। तो cosec स्क्वायर थीटा की मैं बोलूँगा लिस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर 1 हो सकता है। cosec थीटा की वैल्यू, cosec थीटा की वैल्यू तो लिस्ट वैल्यू तो -∞ तक चलते जाओ तो बहुत छोटा होते चले जाएगा। अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ, मॉड की बात करूँ, तो सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होता है 1, है ना। अगर मैं इधर तुम बोल दो सर -5 भी होता है तो उनका मैग्नीट्यूड तो 5 होता है ना, 1 से तो ज़्यादा है। तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ तो वो क्या होगा, हमेशा सबसे लिस्ट वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पे ना स्क्वायर लगा हुआ है, कोई भी वैल्यू लोगे तो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो सबसे लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा का, 1 होगा। -1 और 1 देखो माइनस तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 0 और 1 के बीच कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि cosec थीटा 0 और 1 के बीच होता है, -1 और 1 के बीच होता ही नहीं है ना। cosec थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -∞ से -1 और 1 से लेकर इन्फानाइट लाई करती है, ठीक है। ये आप ट्रिगोनोमेट्री में सीखे होंगे। तो यहाँ पे जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो मोर देन 1 मल्टीप्लाई होगा, ये तो लॉजिक समझ में आ रहा है, मोर देन 1 मल्टीप्लाई होगा। तो 4a में अगर मैं कुछ भी 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करूँगा तो 4a को और बढ़ा देगा, मतलब ये ओवरऑल रिजल्ट अपने पुराने वाले रिजल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम ये समझते हैं सबसे छोटा कब होगा, जब cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। और cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि cosec 90 डिग्री 1 होता है ना। जैसे sin 90 1 होता है तो 1/sin भी तो 1 ही होगा ना, 1/sin 90 वो भी 1 होगा। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा की लिस्ट वैल्यू 1 होगी
और वो कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री होगी। और जैसे ही बच्चों कोई भी फोकल कॉर्ड तो फोकस से पास ही करता है, और फोकस से पास तो कर ही रहा है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गया, मतलब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गया, वो तुरंत क्या बन जाएगा, लेटस रेक्टम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए यहाँ से हम कह सकते हैं जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम बन जाएगा, और इसकी वैल्यू थीटा 90 रखेंगे तो 4a आ जाएगी, और ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। इसीलिए कहा जाता है जो फोकल, एकदम ध्यान से सुनना, फोकल कॉर्ड का जो मिनिमम वैल्यू होता है या सबसे छोटा फोकल कॉर्ड होता है वो लेटस रेक्टम होता है। वही मैं यहाँ लिखा हूँ कि इस रिजल्ट से क्या कह सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज 4a, कह सकते हैं 4a, विच इज़ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो किसका लेंथ होता है, लेटस रेक्टम। तो हमारे मन में ये चमकना चाहिए, क्या होना चाहिए, चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए, तो सबसे छोटी फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम होती है। तो सबसे छोटी फोकल कॉर्ड क्या होती है, लेटस रेक्टम होती है। लेटस रेक्टम का फोकल कॉर्ड, ये मत बोल देना कि सर फोकल कॉर्ड सबसे छोटा मिनिमम लेंथ तो जीरो भी ले सकते हैं। अरे लेंथ है ना, जीरो कैसे लेना है, फोकल कॉर्ड का लेंथ अगर जीरो ले लोगे तो कॉर्ड ही नहीं बनेगा ना, लेंथ तो लेना है ना कुछ। तो सबसे छोटा फोकल कॉर्ड क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है। ये आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप ये बनिए। ये तो मैं रफ के लिए समझाया था, ठीक है। तो चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड सारा देख लिए, बाकी के जो 2-3 हैं उसको बस रट लीजिए, याद कर लीजिए, उनके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं प्रूफ क्यों किया, यही सब रिजल्ट समझाने के लिए, ठीक है ना, जिनका ज़रूरत था, बाकी के ज़रूरत नहीं है, उनको बस आपको ध्यान रखना है। सिंपल है, सेमी लेटस रेक्टम फोकल इसके और इसके और हार्मोनिक मीन होते हैं। अगला क्या है, अगर मैं इसको AF को अगर मैं डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाऊँ तो वो टेंजेंट वर्टेक्स को टच करेगा, और अगर मैं पूरा फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाऊं तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ये 2 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, पढ़ते हैं फिर समझते हैं ये कैसे होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ 2, -8 इज एट एन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, मतलब फोकल कॉर्ड, अच्छा कौन सा पैराबोला पहले बना लो। पैराबोला है y² = 32x, तो ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, ये हो जाएगा y² = 32x, ठीक है ना। ये कौन सा पैराबोला हो गया, y² = 32x, है ना। तो इसका एक एंड दिया हुआ है, एक एंड में जैसे मान लो ये कौन सा एंड दिया हुआ है, ये वाला एंड दिया हुआ है। ये वाला क्या है, 2, -8, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव y निगेटिव। और तो अपने को ना दूसरा एंड पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, अगर ये अपना T1 होगा, मान लेते हैं इसको T1, और ये अगर T2 होगा ऊपर वाला, तो T1 × T2 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, है ना। T1 तो पता है, T2 बस फाइंड आउट करना है। तो T1 पता नहीं है सर, अगर आपको लगेगा नहीं पता है तो देखो हम पता है अपने को। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट मैं 80² 280 लेता हूँ, 281 लेता हूँ, तो इसको क्या लेना पड़ेगा मुझे, T2² 282 लेना पड़ेगा, है ना। अब ये नहीं कि सर वहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो निगेटिव में लेंगे, आप पॉजिटिव में ही लो ना, t निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करो, T2 निकालते हैं। T2 कैसे निकालेंगे, तो देखो x वाले से कंपेयर मत करना, उससे क्या होगा, t का 2 वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस में, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि t को प्लस मिले या माइनस मिले, ठीक है ना। तो हमेशा ना 280 से कंपेयर किया करना, अगर t निकालना हो तो हमेशा पैराबोला में कहीं भी 280 से कंपेयर किया करना। इससे क्यों नहीं करना अभी मैं वो भी समझा दूंगा। तो 2a T2 = क्या है, -8, 2a की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो ये पैराबोला है ना, ये क्या है, y² = 4ax है। तो अगर मैं 4a से 32 को कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, तो 8 रख दो यहाँ पे, ये T2 हो गया इक्वल टू -8, तो 8 कैंसिल हो गया, T2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, T2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, T1 × T2 कितना होता है, -1, तो T1 × T2 की वैल्यू -1/2, -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो T1 की वैल्यू 2 आ गई ना, T1 की वैल्यू 2 आ गई, है ना। तो बस अब कोऑर्डिनेट निकाल लो, यहाँ पे क्या है, 80², तो 80² की वैल्यू क्या होगा बताओ, 81 का स्क्वायर, 8, a का वैल्यू कितना निकाले हैं, a का वैल्यू तो 8 है, और T1 का वैल्यू 2 निकाले, है ना, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 32, और 2 8 T1 निकालते हैं, 2, a का वैल्यू 8 और T1 कितना है, T1 2 है, तो ये भी 32 हो रहा है ना।
तो इसका मतलब दूसरा वाला जो रिक्वायर्ड एंड पूछ रहा है, फाइंड द अदर एंड, तो सो अदर एंड क्या हो गया, सो अदर एंड इज इक्वल टू 32, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला जो एंड होगा ना, ये वाला, ये 32, होगा। आया समझ में? तो अब बताओ, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं पता होता तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना? तो कभी भी फोकल कॉर्ड एक बार कट करेगा तो दूसरी बार भी कट करेगा, दोनों एंड पॉइंट तो पैराबोला पे लाई करेगा। तो अगर एक एंड पॉइंट का पैरामीटर t1 है और दूसरे एंड का पैरामीटर t2 है, तो t1 इंटू t2 -1 के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में? इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगा कि इससे क्यों नहीं कंपेयर करो। कर सकते हैं, मेरा प्रैक्टिस है तो मेरा आंसर तो आ जाएगा, बट आप ना कंफ्यूज हो सकते हो कि प्लस मिले या माइनस मिले। तो यहाँ तक लिखो, फिर बताता हूँ मैं। पहले लिखिए, पहले यहाँ तक। तो मान लो अगर आप कंपेयर करोगे a/t2² इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2, करके देखते हैं। a की वैल्यू तो 8 है, t2² इक्वल टू 2, तो t2² इक्वल टू हो जाएगा 2/8, और 2/8 क्या देगा, 1/4 देगा, है ना? आ रही है बात समझ में? तो t2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, और स्क्वायर के वजह से प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, t का वैल्यू प्लस में 1/2 लूँ या माइनस में 1/2 लूँ। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमेशा किससे कंपेयर करना, 280 से कंपेयर करके देखा करना, ठीक है? तो अगर मान लो अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे, करने लगोगे, तो आप खुद से ही निकाल पाओगे कि टी का वैल्यू प्लस में ले या माइनस में ले। देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे। ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, अगर मैं इसको टी को प्लस या माइनस ले, तो यहाँ पे तो t2 का स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस में ही आने वाला है। बट यहाँ पे t क्या है, स्क्वायर में नहीं है, पावर 1 है। तो अगर मैं इसको भी पॉजिटिव ले लूँ, 2 पॉजिटिव, a की वैल्यू 8 है, वो भी पॉजिटिव, और t भी पॉजिटिव ले लूँगा मैं, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा, अपना आंसर नहीं आएगा सही। तो वहाँ से लॉजिक लगा के मैं x की t2 की वैल्यू निगेटिव में हाफ लूँगा, पॉजिटिव में हाफ नहीं ला के लेके निगेटिव में हाफ लूँगा। तो इतना सोचेंगे, मान लो मिस्टेक हो गया, तो ऐसा नहीं करना। अपन को क्या करेंगे, फिर देखो बाद में तो हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट से ही तो कम सोच के देख लेना पड़ रहा है ना। तो क्यों ना वाई कोऑर्डिनेट से ही निकाल लें डायरेक्ट टी की वैल्यू, तो आपको डायरेक्ट -1/2 उस केस में आ जाती है ना, जो मेरा अपना आ गया था, है ना। तो ये तो समझाने के लिए लिखना नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर लाइन और पैराबोला पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी अपना फोकल कॉर्ड के प्रॉपर्टी पे ही होगा। अगर प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। देखो, सर्कल्स आर ड्रॉन विथ डायमीटर बीइंग एनी फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया गया, ठीक है। ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, ये पैराबोला है अपना। तो इस पैराबोला के फोकल कॉर्ड को फोकल कॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये मत समझिएगा कि फोकल कॉर्ड तो एक ही पॉसिबल है। जैसे ये एक्सिस है पैराबोला का, एक फोकस, जैसे ये मान लो ये फोकस हो गया, फोकस से जाने वाला कोई भी कॉर्ड फोकल कॉर्ड कहलाता है, ठीक है ना। देयर आर इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड पॉसिबल, ओके। तो फोकल कॉर्ड इस पैराबोला का क्या कह रहा है, सर्कल्स आर ड्रॉन विथ डायमीटर बीइंग एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द पैराबोला दिस विल ऑलवेज टच अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है। फाइंड इट्स इक्वेशन। मतलब सर्कल ड्रॉ किया गया फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है तो उस स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो समझ में भी नहीं आएगा कैसे करना है। तो अगर फोकल कॉर्ड को हम डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाएंगे, तो वो सर्कल हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। और अगर हम फोकल लेंथ को, मतलब फोकल डिस्टेंस को हाफ नहीं, कहने का मतलब ये वाला पार्ट, अपर हाफ टुकड़ा, ये वाला लेकर सर्कल बनाऊंगा तो वो टेंजेंट को टच करेगा, टीवी को टच करेगा, ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। और अगर पूरे को लूँगा तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ये प्रॉपर्टी पता है। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि फोकल कॉर्ड को अगर हम क्या मान रहे हैं, फोकल को, देखो ये पैराबोला बनाते हैं। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे पैराबोला को। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच में ले जाना पड़ेगा। तो y का टर्म एक तरफ रखो, y, और बाकी को एक तरफ भेज दो, 4a प्लस 4x प्लस 4। तो ये क्या है, वाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 4x
प्लस 1/4 है ना। इतने को क्या लिख सकता हूँ, y माइनस, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा मैं यहाँ पे स्पीड बताया। इसको उधर ले जाएंगे सॉरी ये 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 1/4। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो बस इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, एलसीएम ले ले 4, तो 4 एलसीएम अगर लेते हैं बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 4 16x प्लस 16 प्लस 1/4 है ना। तो y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x प्लस 17/4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 16/4 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे क्या करेंगे, 16/4 कॉमन ले लें तो x प्लस 17/4, अरे ये 4 तो बाहर ही आएगा ना, है नहीं, ये 17/16 रहेगा ना, ऐसा लिखेंगे ना इसको। 16 कॉमन ले लिए तो एलसीएम लेंगे, 16 ये हो जाएगा, 16 कट जाएगा तो वही हो जाएगा, ये हो गया। अब सुनो, ये पैराबोला हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना माइनस लाना है, पहले तो कंप्लीट वो जो आपका शिफ्टेड पैराबोला है ना उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो 4 हो जाएगा, 4, हाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस ऑफ माइनस 17/16 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख लिया। अब देखो ये कैसा पैराबोला है, ये है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। के की वैल्यू है 1/2 और h की वैल्यू है माइनस 17/16, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 17/16 लिखिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। तो देखो इस वाले पैराबोला को मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल Y, चलो ले लिए कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल X। तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, y माइनस के, और k की वैल्यू क्या है बताओ, 1/2 है ना। इस वाले पैराबोला को मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। और कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 17/16 है ना। तो ये हो गया। अब बताओ इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है। इस पैराबोला के अच्छा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल बनाएंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, और फोकल लेंथ को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाएंगे तो वो टेंजेंट वर्टेक्स को टच करेगा। इस सवाल में जो सर्कल बना है वो डायमीटर किसको माना गया है, डायमीटर माना गया फोकल कॉर्ड को, इसीलिए वो किसको हम डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। और उसी लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है जिसको टच करेगा, फाइंड इट फिक्स्ड, किसी एक फिक्स्ड लाइन को टच कर रहा है तो उसका इक्वेशन पूछ रहा है, तो उसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो इस वाले पैराबोला का बच्चों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन याद है क्या होता था, x इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू क्या है, देखो 4a, इसको अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो a तो 1 है, देखिए यहाँ से a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ओके। तो x इक्वल टू ये, तो कैपिटल X की जगह पे क्या रख देंगे, x प्लस 17/16 इक्वल टू -1, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा, आप एलसीएम भी ले सकते हो वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाएगा 16x प्लस 17 इक्वल टू -16, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 16x प्लस 33 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ डायरेक्ट्रिक्स। आई बात समझ में। तो देखो प्रॉपर्टी से कितना आसान है क्वेश्चन करना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड पैराबोला। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। जैसे सर्कल में भी लाइन एंड सर्कल पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पे भी अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा लाइन और पैराबोला। अब कोई भी लाइन, जैसे कोई भी लाइन किसी सर्कल का या तो टेंजेंट होता था या तो नॉर्मल होता था। जब नॉर्मल होता था तो सर्कल के सेंटर से पास करता था, या फिर सेकेंट होता था, या फिर नीदर टेंजेंट नॉर सेकेंट होता था। सिमिलर कंडीशन हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अब हेडिंग दो लाइन एंड पैराबोला, ठीक है, लाइन एंड पैराबोला। तो जैसे वहाँ पे बच्चों चलो पहले ये कर लेते हैं डिस्कस, फिर वहाँ से मैं थोड़ा सी देखूंगा कि क्या सिमिलर है, सिमिलर टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे भी है, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो देखो कि जैसे मान लो लेट्स से ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला का नाम कुछ दे दो, ये मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है। एक मिनट ये मान लीजिए पैराबोला है, क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है। तो इस पैराबोला पे कोई लाइन या तो बाहर से पास कर जाएगा, या तो हो सकता है उस पर टेंजेंट हो, इस पैराबोला पे टेंजेंट हो, ठीक है ना, या तो हो, एक मिनट रुक जाओ यार, फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है,
पहले टेंजेंट बना लेता हूँ, फिर इसको ऐसे बनाता हूँ। यस, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर सेकेंट हो सकता है, यही तो हो सकता है, और नॉर्मल भी हो सकता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कोई भी लाइन पैराबोला पे नॉर्मल कब होगा, वो कंडीशन, ठीक है। नाउ पैराबोला पे नॉर्मल मतलब पैराबोला पे परपेंडिकुलर, जहाँ पे भी नॉर्मल होगा, चलो वो तो बात की बात है, वो जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे, अभी ये देख लेते हैं। तो जैसे मान लो लेट से ये तीन लाइन है, पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बना रहा हूँ, आप y स्क्वायर इक्वल टू -4x के लिए करना खुद से, x स्क्वायर इक्वल टू +4ay के लिए करना, और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए खुद से करके देखना। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, तरीका समझा देता हूँ, कंसेप्ट समझा देता हूँ, वैसा ही कंसेप्ट वहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ये मान लो लाइन, ये 3 टाइप का सिनेरियो हो सकता है, या तो ये लाइन बाहर से पास कर जाएगा, जब बाहर से पास कर जाएगा तो ये कहलाएगा ना तो टेंजेंट है ना तो सेकेंट है। सेकेंट का मतलब होता है कर्व को 2 बार कट करे, तो एक बार यहाँ कट गया, देखो एक बार यहाँ कट गया, कर गया। टेंजेंट का मतलब होता है कर्व को एक बार टच करे, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, तो L1 क्या है यहाँ पे, L1 है नीदर टेंजेंट नॉर सेकेंट, ठीक है। NT/NS का मतलब है नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंट, ओके। L2 यहाँ पे क्या है, L2 तो टेंजेंट है ना, और L3 क्या है, ये सेकेंट है। तो अब हम अपने को ना यही देखना है, जैसे मान लो लेट्स से इस लाइंस का इक्वेशन आपको, जैसे L1 L2 L3 इनका मैं y इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना। तो अब हम अगर इन दोनों को सॉल्व, देखो अगर नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंट होगा तो ये ना तो टच करेगा ना सेकेंट होगा, मतलब जब मैं इस पैराबोला को और इस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करूंगा तो जो कोऑर्डिनेट आएगा x और y वो इमेजिनरी आएगा, है ना, वो इमेजिनरी आएगा, तभी तो ये बाहर से पास कर रहा है। रियल में ये ना तो टच करता हुआ दिख रहा है ना ही सेकेंड दिख रहा है, और जब ये टच करेगा तो x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो एक ही वैल्यू x की आएगी, एक ही वैल्यू y की आएगी। अगर 2 आएगी तो सेम रियल और इक्वल सॉल्यूशन होगा, रियल और इक्वल सॉल्यूशन होगा उस केस में। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ से आप रिलेट करना है इसमें, ठीक है। जब सेकेंड होगा तो 2 रियल सॉल्यूशन होगा, रियल सॉल्यूशन मतलब x की 2 वैल्यू आएगी, y की 2 वैल्यू आएगी। इट मीन्स जब डिस्क्रिमिनेंट होगा वो d ग्रेटर देन 0 होगा। देखो अभी मैं इसका डेरिवेशन करूँगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लो मैं एक काम करता हूँ, L3 के लिए करता हूँ, ठीक है ना, फॉर सेकेंड के लिए करता हूँ। जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो, y की वैल्यू mx प्लस सी रख सकते हैं क्या उसमें, बिल्कुल रख सकते हैं। mx प्लस सी का y स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4ax हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। तो अब क्या किया, मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 4ax एज इट इज़ है। उस 4ax को इधर ले लेंगे तो ये x और ये वाला x कॉमन आ जाएगा, है ना, इधर ले लिए, देखो कॉमन आ गया तो ये आ गया। तो आप देखो यहाँ पे x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू है m स्क्वायर, b की वैल्यू है 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू है c स्क्वायर, है ना। तो यहाँ तक लिखिए, फिर आगे करते हैं, लिखो पहले यहाँ तक। अब देखो ये अपने पास इक्वेशन बन चुका है, क्वाड्रेटिक एक्स में इक्वेशन आ चुका है। अब ये क्या है, ये दोनों लाइन को सिंप्लीफाई किए, मतलब देखो जब भी 2 कर्व दिया हो ना और दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे तो दोनों कर्व को सॉल्व कर दिया करो, ठीक है। या तो x में रिलेशन क्रिएट करो या तो y में रिलेशन क्रिएट करो, और x में रिलेशन क्रिएट करोगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y में रिलेशन क्रिएट करोगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x में रिलेशन क्रिएट किया और अपना ये आ चुका है। अब देखो अगर ये लाइन L1 अगर होगा, मतलब ना तो टेंजेंट होगा ना तो सेकेंट होगा, मतलब करते हैं केस 1 बनाते हैं। केस 1, इफ़ नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंट, तो ऐसा कब होगा, जब ये बाहर से पास हो जाएगा। और जब बाहर से पास होगा मतलब देखो L1, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स का मतलब है रियलिटी में या ना तो टच करता हुआ दिख रहा है ना तो क्या दिख रहा है, इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इस केस में क्या होगा, d की वैल्यू 0 होगी। कोई भी क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, निगेटिव होता है
ठीक है ना, डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, लिखिए आप लोग, लिखिए, लिख के बताइए, करिए, पूरा करिए, लिखिए, बताओ क्या होगा। बी स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक का, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है, और यही तो हमें बताता है रूट्स रियल है, इमेजनरी है, अगर रियल है तो इक्वल है या नहीं है, और अगर इमेजनरी होगा तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में भी ही होता है। अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट ए माइनस आयोटा बी होगा। ठीक है, चलो सबके लिए ए बी सी को रियल होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और सी, ये सब रियल होगा तभी ऐसा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म सी, ये सब रियल है ना, रियल है। नाउ तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे डी स्क्वायर क्या होगा, डी निगेटिव होगा। ठीक है ना, तो ये बी स्क्वायर 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू ये है। चलो अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 16 हो जाएगा, ये 16mca माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो अब कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया ना, तो क्या मिला अपने पास 16a स्क्वायर माइनस 16amc लेस देन 0। ठीक है, जल्दी से लिखिए यहाँ तक। तो क्या मिला अपने को, 16a स्क्वायर माइनस 16amc लेस निगेटिव मिला। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 16a कॉमन ले लें, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 16a कॉमन आ गया, a माइनस mc निगेटिव हो गया। अब सुनो, 16 भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, a अपना क्या है, पॉजिटिव है ना। तो अगर a पहले भी बताया हूँ, a को हमेशा पॉजिटिव ही मान के चलना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ना 16a का डिवाइड करेंगे, और जब किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो इन इक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे मैं जब डिवाइड करूँगा तो ये mc 0 अपॉन दिस 0 ही रहेगा, और दिस अपॉन दिस, समझ रहे हो ना, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, देखो 16a माइनस mc दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ मैं, 16a का डिवाइड कर रहा हूँ, 16a का डिवाइड कर रहा हूँ, तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या मिल जाएगा अपने को, a माइनस mc लेस देन 0। ठीक है ना, तो क्या मिल गया, a माइनस mc लेस देन 0। ठीक है, तो अब क्या करो, दोनों तरफ mc ऐड कर दो, दोनों तरफ mc ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस mc। देखो कुछ भी प्लस या माइनस करने पे इनइक्वलिटी का साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब किसी निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड किए तो ये mc प्लस में माइनस में कट गया, तो a इज़ लेस देन mc आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर a इज़ लेस देन mc हुआ तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, m इज़ ग्रेटर देन c इधर आ जाएगा। मान लो c से डिवाइड किए, m इज़ c करोगे, नहीं c मत करो, c की वैल्यू निकालो, और c इज़ ग्रेटर देन a बाई m, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो जल्दी से क्रिएट कीजिए, लिखिए यहाँ तक, लिखिए फास्ट, है ना। तो यहाँ तक हो गया। तो बताओ ये किसका कंडीशन है, मतलब हमने क्या देखा, c इज़ ग्रेटर देन a बाई m है। मैं देखो c के तरफ हम ओपन किए ना, c ग्रेटर दिख रहा है, दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। ये क्या है, फॉर, ये क्या है कंडीशन, ये किसका कंडीशन है, फॉर कंडीशन फॉर नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड। देखो बाहर से ही गुजर रहा था तो मैं डी को क्या लिया था, निगेटिव लिया था। आ रही है बात समझ में। अब अगर ये लाइन बाहर से गुजरा और यही लाइन अगर टच करेगा तो मैं उस केस में क्या करता, डी को 0 के इक्वल लेता, और जब डी को 0 के इक्वल करूंगा तो हर जगह इक्वल का साइन रहेगा। ठीक है ना, पहले ये लिख लीजिए, फिर इन दोनों के लिए डिराइव नहीं करेंगे, इसी रिजल्ट्स के हेल्प से लिख लेंगे। लिखो जल्दी से यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, c इज़ ग्रेटर देन a बाई m। c अगर ग्रेटर है तो लाइन बाहर ही बाहर पास कर जाएगा, ना तो टच करेगा और ना ही सेकेंड होगा। अब देखो उसी कैलकुलेशन को आप लोग देखो, और अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल और इक्वल होता है। रियल और इक्वल का मतलब है x1
और मतलब x के दो वैल्यू आएंगे और y के दो वैल्यू दोनों सेम ही रहेंगे, मतलब यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, टच करेगा तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों होगा ना। तो रियल सॉल्यूशन कब आएगा, x रियल सॉल्यूशन तो तभी आएगा जब d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा। और इक्वल d रियल और इक्वल कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है। और d जब रियल एंड इक्वल होगा तो क्या कंडीशन होता है, जैसे क्वाड्रेटिक में भी हम लोग देखे हैं, दो सॉल्यूशन अगर इक्वल होता है तो ये क्या होता है, x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे कब, जब d इक्वल टू 0 होता है ना। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी हम अप्लाई करके ये कह सकते हैं क्या कि जब d इक्वल होता तो हर जगह इक्वलिटी का साइन आएगा, तो c इक्वल टू a बाई एम, ये किसका कंडीशन है, फॉर टेंजेंट, ये क्या है, फॉर टेंजेंट है ना। अच्छा, अगर सेकेंट होता तो क्या करते हैं हम, d सेकेंट का मतलब है देखो यहाँ पे d क्या लिए नेगेटिव, यहाँ पे d क्या लिए थे इक्वल टू 0, और इस केस में क्या करेंगे, d दो रियल सॉल्यूशन आ रहा है ना, देखो x दो बार कट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन को दो बार कट कर रहा है, तो दो रियल सॉल्यूशन कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, और उसको सॉल्व करोगे तो c लेस देन a बाई एम आएगा, c लेस देन a बाई एम आएगी। और ये कंडीशन क्या हो गया, फॉर सेकेंड का क्या मतलब है, दो बार ये लाइन कट करेगी पैराबोला को, है ना, दो बार कट करेगी लाइन पैराबोला को, सेकेंड का मतलब है। अब सुनो, इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखो याद रखने का कितना बेहतरीन तरीका है। c अगर बड़ा होगा, c ग्रेटर है किससे, a बाई एम से, तो लाइन बाहर ही बाहर पास कर रहा है, ग्रेटर है मतलब बाहर है, c बाहर है a बाई एम से। अच्छा, c इक्वल है a बाई एम से, तब तो टेंजेंट होगा। और c अगर छोटा है a बाई एम से, मतलब a बाई एम के अंदर है, c अगर a बाई एम बड़ा है तो ये मतलब अंदर से पास करेगा, है ना। लाइन c a बाई एम से छोटा है, मतलब c a बाई एम से छोटा है, मतलब c a बाई एम के अंदर है मतलब लाइन अंदर से पास करेगा। इक्वल है मतलब टेंजेंट है, और बड़ा है मतलब a बाई एम के बाहर है, बड़ा है मतलब बाहर है तो बाहर से पास करेगा, तो सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने की ये है कि सर्कल में जब हम लोग पढ़े थे और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ड्रॉ किए थे, सर्कल में जैसे सर्कल होता था, जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिए, और मैं वहाँ पे भी स्टैंडर्ड सर्कल से ड्रॉ किया था और फिर शिफ्टेड सर्कल से उसको हम लोग देख लिए थे, ये आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये लाइन इस सर्कल पे कब टेंजेंट होगा, जब c इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट ए प्लस एम स्क्वायर होगा सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, मतलब रेडियस, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, और सी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। वहाँ तो एक ही कंडीशन ऑफ टेंजेंट हम याद किए थे, यहाँ पे अपने को ना चार याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के पैराबोला एग्जिस्ट करते हैं ना, और चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग अलग टाइप के होते हैं, तो 4 डिफरेंट पैराबोला याद करेंगे। तो देखो सुनो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे इसी का ये ओपन राइट वर्ड ओपन है, और अगर ये लेफ्ट वर्ड ओपन होता ना, तो अब देखो इन दोनों को बस याद रखने की बात है, सबसे मेन है ना, इस पे स्टार बना दो, यही है अपना फॉर टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंट, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्कल में मैं पूछूं कि कोई भी लाइन सर्कल पे कब टेंजेंट होगा, तो आपका आंसर होता था सर c इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं पैराबोला में पूछूं तो आपको पूछना होगा सर कौन सा पैराबोला, तो मैं बोलूँगा ये वाला सर्कल में तो नहीं पूछते थे, मैं बोल देता था ये सर्कल है, यहाँ पे कौन सी पैराबोला ये कंडीशन अराइज होगा, तो कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए c को a बाई एम के इक्वल होना चाहिए। c क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये c होता है जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करता है, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे a तो पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव, a हमेशा पॉजिटिव होगा, तो c सर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो अब c के पॉजिटिव या निगेटिव होना इस m पे डिपेंड करेगा। ये m क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन है, स्लोप ऑफ दिस लाइन बोलो या स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो, आ रही है बात समझ में। जब ये टेंजेंट का काम करेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा m, और जब ये इसका काम करेगा L1 होगा तो नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड का स्लोप होगा, और जब अंदर से पास करेगी तो सेकेंड का स्लोप होगा। आ रहा है समझ में। तो ये अपन प्लॉट कर लिए। अब सुनो, बाकी पैराबोला के लिए ना मैं लिख देता हूँ, वो तुम लोगों का होमवर्क है, करोगे, कन्फर्म है, कंसेप्ट्स लगाना, आप लोग पूरा मत करना, तीनों कंडीशन ड्रॉ मत करना। कौन सा कंडीशन ड्रॉ करना, बस कंडीशन फॉर टेंजेंट का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, क्या करोगे हर पैरा, अच्छा पहले ये लिख, ये प्लॉट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या करना है आप लोग को। प्लॉट करो पहले। तो देखो, अगर अपना पहला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पे तभी टेंजेंट होगा जब c की वैल्यू a बाई एम होगी। ओके, तो ये क्या है, कंडीशन फॉर टेंजेंट, ठीक है ना, यही है कंडीशन फॉर टेंजेंट।
ओके, इस पैराबोला के लिए। देखो जैसे मान लो दूसरा पैराबोला, ये राइटवर्ड पैराबोला है, अब लेफ्टवर्ड पैराबोला ले लेते हैं। तो ये लाइन है, ये लाइन क्या हो जाएगा, इसको मान लो y = mx + c है ना, और ये क्या है y² = -4ax, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है ना। तो इस केस में c की वैल्यू जो होनी चाहिए, इस c की वैल्यू -a/m होनी चाहिए। अब ये सर कैसे, ऊपर वाला कंडीशन तो देख लिए, ये आपको प्रूफ करना है, आपको करके देखना है, कर ही लेना, नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, करके देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू इस केस में -a/m होगी, सिंपल है, कैसे करेंगे, इस y का वैल्यू इसमें रख देंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और d को टेंजेंट के लिए क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो d को = 0 रखोगे तो देखना c = a/m ही बना के देगा, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा, अगर पैराबोला मान लो रहेगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, इस टाइप का पैराबोला, और लाइन ये है, लाइन क्या है y = mx + c होगा, और ये अपवर्ड है तो क्या होगा, x² = प्लस में 4ay, और ये पैराबोला है अपना, है ना, y² = प्लस 4ay। तो इस केस में c की वैल्यू -am² होगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस केस में देखो जो प्लस में है उसका प्लस दिया, जो माइनस में इसमें माइनस दिया, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। देखो ये अपवर्ड पैराबोला में देखो निगेटिव दे रहा है, मतलब प्लस यहाँ है तो माइनस दे रहा है, ठीक है, और डाउनवर्ड में बस क्या हो जाएगा, उल्टा दे देगा। ये स्ट्रेट लाइन है, y = mx + c, और ये क्या है पैराबोला, y² = -4ax। मैं x एक्सिस y एक्सिस नहीं बना रहा हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं इसका x एक्सिस y एक्सिस वगैरह प्लॉट करना, बस अपने को ये समझना था, देख लिए। इसको भी वैसे ही प्लॉट करोगे, y की वैल्यू mx + c यहाँ पे रख देना, सिंप्लीफाई करना, d की वैल्यू 0 के इक्वल रखना, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, कंडीशन फॉर टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। तो इस केस में c = +am² हो जाएगा, ठीक है, c = +am²। ये क्या है, ये कंडीशन फॉर टेंजेंट है। सिमिलरली ये भी वही है, कंडीशन फॉर टेंजेंट फॉर दिस स्ट्रेट लाइन ऑन द गिवन पैराबोला, कंडीशन फॉर टेंजेंट है, यहाँ पे भी वही है, ये भी कंडीशन फॉर टेंजेंट का मतलब टेंजेंट होने के क्या होगा तभी टेंजेंट होगा, यही है कंडीशन फॉर टेंजेंट, है ना, ये है। अच्छा सुनो, अगर मान लो पैराबोला शिफ्टेड होगा, y - k का होल स्क्वायर = 4x - h, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y की जगह पे y - k और x की जगह पे x - h, c, वहाँ से भी हम लोग कंडीशन ड्रॉ कर लेंगे, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। मेन कंडीशन अपने को यही ध्यान रखना है अभी फिलहाल, ठीक है, इसके भी करना आएगा। अब देखो जैसे इसमें क्या किए थे, c की वैल्यू अगर ग्रेटर होगा तो नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड, मतलब बाहर से गुजरेगा। उसी तरह यहाँ पे भी c ग्रेटर अगर -a/m से होगा तो नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड। यहाँ पे भी c की वैल्यू ग्रेटर होगी और ग्रेटर होगी, मतलब c अगर बड़ा होगा ये कंडीशन से तो बाहर से गुजरेगा, और c अगर छोटा होगा तो अंदर से गुजरेगा, मतलब सेकेंड होगा। उन सेकेंड और नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड का कंडीशन नहीं भी याद है तो चलेगा, ये आपको टेंजेंट का कंडीशन याद रहना चाहिए, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन करना, क्योंकि पैराबोला ही एक, देखो हम लोग ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो ये जो तीसरा टॉपिक है ना पैराबोला, इसी में अपने को ना सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। अभी तो रिजल्ट की स्टार्टिंग हुई है और प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो जैसे ये टेंजेंट का है, अब इस है ना कितने ज़्यादा याद करने पड़े, सबके अलग अलग कंडीशन। उसी तरह नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल का भी अलग अलग कंडीशन ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोग सर्कल में था तो सर्कल का कोई कंडीशन ही नहीं देखे थे नॉर्मल में, क्यों, क्योंकि कन्फर्म है कि सर्कल का जो नॉर्मल होगा सर्कल पे वो सेंटर से पास करेगा। यहाँ पे तो सेंटर होता ही नहीं है पैराबोला में, फिर तो यहाँ पे अलग कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो वो पढ़ेंगे जब टेंजेंट पढ़ लेंगे, टेंजेंट पे क्वेश्चंस कर लेंगे, टेंजेंट के प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, तो अपना टॉपिक आएगा नॉर्मल ऑन द पैराबोला, ठीक है ना। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल पे या तो टेंजेंट, और कोई भी स्ट्रेट लाइन पैराबोला पे या तो टेंजेंट होगा या तो नॉर्मल भी हो सकता है। तो पहले टेंजेंट के लिए पढ़ रहे हैं, फिर नॉर्मल के लिए पढ़ेंगे। इसको लिखिए पहले, फिर देखते हैं। अच्छा आज के लिए इतना ही रहने दो, इतना लिख लो। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट के इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोग देखो सर्कल पढ़ के आना, सर्कल में ना जो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़े थे ना सर्कल में, कौन कौन सा फॉर्म पढ़े थे, पॉइंट फॉर्म पढ़े थे, t = 0। यहाँ पे भी पॉइंट फॉर्म t = 0 ही होगा। t क्या होता था, x² को रिप्लेस करते थे x1 से। आप पढ़ के आना सर्कल, देखना उसमें सब बताया हुआ है। उसके बाद स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे, है ना।
जैसे सर्कल के भी टेंजेंट का स्लोप फॉर्म पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे सर्कल के टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। क्या होता है, x इक्वल टू आर, इस केस में एक्स आर कॉस थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा इक्वल टू आर देखे थे ना आप, वहाँ पे देखना पढ़े हुए हैं, वहाँ पे भी पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल का। तो वो कम से कम सर्कल के टेंजेंट का कंडीशन, टेंजेंट ऑफ द ऑन द सर्कल पे जो टॉपिक है पढ़ के आइएगा, तो ये वाला आपको वहाँ से रिलेट करके ना अच्छे से समझ पाओगे, समझ रहे हो ना। तो इतना कल याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में इतना करके आना। और ये देखो, एक डेरिवेशन मैं किया टेंजेंट का, बाकी का 3 डेरिवेशन तुम लोग करना, रफ में कर लेना या अपने फेयर कॉपी में कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी अब कल के क्लास में करेंगे। ओके बाय।